Amaji Samatun Tain, Radio Voice of Synth London. आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपके मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश और खुर्रम रहें। 9 दिसंबर 2024 पीर के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। सिंध तरक्की पसंद पार्टी की तरफ से दरियाए सिंध पर कैनालों की तामीर के खिलाफ घुगर फाटक से मार्च करके कराची प्रेस क्लब चौरंगी पर धरना दिया गया, जिसे खिताब करते हुए डॉक्टर कादर मकसी ने कहा कि सिंध का पानी रोका गया तो जिंदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं हुक्मरानों को दरियाए सिंध पर डैम और नहरें बनाने का मशवरा कौन दे रहा है। दरियाए सिंध पर किसी किस्म की नहर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पानी जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, अगर उसे रोक दिया जाए तो इंसान कैसे जिएगा, जिंदगी का कारोबार कैसे चलेगा। जनरल ज़िया से लेकर मुशर्रफ तक हुक्मरानों ने दरियाए सिंध पर डैम और नहरें बनाने की कोशिश की, लेकिन सिंध के अवाम ने इनकार कर दिया। हुक्मरानों ने नया मंसूबा बनाया है। सिंधी अवाम डैम बनाने, नहरें बनाने और पंजाब की गैर आबाद ज़मीनों को आबाद करने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हुक्मरान चाहते हैं कि सहरा आबाद हो और सिंध की आबाद ज़मीनें गैर आबाद हों। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, वो पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। तालिबान हथियारों के साथ सड़कों पर नहीं आएंगे। डॉक्टर कादर मकसी ने मज़ीद कहा कि सिंध के अवाम पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। आइंदा नस्लों के लिए दरियाए सिंध पर कोई नहर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम सियासी जमायतें अपने प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद कर रही हैं और बाद में एक आवाज़ बनकर जिद्दोजहद करेंगी। दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने और ग्रीन पाकिस्तान कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर सिंध की ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ जे सिंध तहरीक ने जामशुरू से दरिया सिंध तक 5 किलोमीटर पैदल मार्च किया और दरिया सिंध को फूल पेश किए गए। मार्च की क़यादत जे सिंध तहरीक के चेयरमैन सूर्या सिंधी, मीर सागर सियाल, अनवर बुर्दी, सोहेल कलवड़, बागी राजपर, फैसल वगन, एडवोकेट मोहब आज़ाद, गनी अमान, शंकर माली और दीगर ने की। इस मौके पर 29 दिसंबर 2024 बरोज़ इतवार नेशनल हाईवे पर शाहपुर जहानिया में धरने का ऐलान किया गया। एहतजाजी मार्च में असलम खैरपुरी, इस्माइल नौतकानी, खलीक खासकेली, महफूज नौतकानी और दीगर ने शिरकत की। दरिया सिंध पर मार्च से खिताब करते हुए जे सिंध तहरीक के चेयरमैन सूर्या सिंधी ने कहा कि पंजाब दरिया सिंध से ज़बरदस्ती नहरें निकालकर सिंध को तबाह और बर्बाद करना चाहता है। ऐसी साजिश को नाकाम बनाने के लिए सैयद के पैरोकार पंजाब जाने वाली सड़कों को बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब ने मंगला, रावल और तरबेला डैम बनाकर अपने 3 दरिया भारत को बेच दिए और बरतानवी हुकूमत की निगरानी में 1945 में किए गए सिंध तास मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी की है। चश्मा जहलम लिंक कैनाल, जिसके बारे में कहा जाता है कि सैलाब के वक्त बहता है, लेकिन ये नहर साल भर बहती है। दरिया सिंध की जान है। अगर दरिया सिंध न बहे तो सिंध तबाही का शिकार हो जाएगा और सिंध के लोग खाने के मोहताज हो जाएंगे। दरिया सिंध से 6 नहरें निकाली गईं तो सिंध का माहौल और जंगली हयात तबाह हो जाएगी। सतह समंदर में इजाफे से लाखों एकड़ एराजी काश्त के काबिल नहीं। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी को पाकिस्तान का सदर इसलिए बनाया गया कि वो कारपोरेट फार्मिंग और ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर सिंध में लाखों एकड़ एराजी फौज के हवाले कर दें, फिर दरिया सिंध से नहरें बनाएं और करोड़ों की आबादकारी करें। उन्होंने ऐलान किया कि इतवार 29 दिसंबर को शाहपुर जहानी में धरना देकर पंजाब जाने वाली सड़कें बंद कर दी जाएंगी। दरिया सिंध पर डाका जनी ज़मीनों पर कब्जे और डाकू राज के खिलाफ अवामी तहरीक की जानिब से 22 दिसंबर को सक्खर में मुनक़द होने वाली रैली की तैयारी कमेटी का इजलास अवामी तहरीक ज़िले सक्खर के सदर अयाज कलवड़ की सदारत में हुआ, जिसमें अवामी तहरीक के मरकजी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कातियार और सिंधी हारी तहरीक के मरकजी सदर कामरेड मुस्तफ़ा चांडियो ने खुसूसी शिरकत की। इजलास में रैली के इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए अवामी तहरीक के मरकजी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कातियार ने कहा कि सिंध के वसाइल छीनकर अवाम को गुर्बत की दलदल में धकेला जा रहा है। हुकूमत ज़राअत को तबाह करके अगवा इंडस्ट्री को फ़रोग दे रही है।
انہوں نے کہا کہ 6 نئے کینال نکال کر سندھ کو پانی سے محروم کیا جا رہا ہے. یہ کینال سندھ سمیت ملکی معیشت کا قتل ہے. سندھ کو معاشی طور پر تباہ کر کے سندھ میں ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کا راج قائم کر دیا گیا ہے اور سکھر ڈویژن کو مکمل طور پر ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ دریا سندھ کی زندگی ہے. سندھ کے عوام اپنی زندگی کا قتل برداشت نہیں کریں گے. دریا سندھ پر کوئی نیا ڈیم یا کینال نہیں بننے دیں گے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کینالوں کے خلاف جھوٹے بیانات دے رہی ہے. دراصل پیپلز پارٹی نے صدارتی نشست کے عوض دریا سندھ کا سودا کر لیا ہے. اجلاس میں سندھیانی تحریک کے رہنما روبینہ بھٹی، سیما کلور، سائمہ فلپوٹو، سچل بھٹی، حبیب کھوسو، فیاض سمرو، ذوالفقار میرانی اور دیگر نے شرکت کی. سندھ ہاری کمیٹی کی جانب سے کامریڈ صوبھو گیان چندانی کی 10ویں برسی حیدرآباد پریس کلب کے سامنے منائی گئی. برسی کی تقریب میں کامریڈ صوبھو گیان چندانی کی تصویر کے سامنے پھول چڑھائے گئے اور شمعیں روشن کی گئی. اس موقع پر سندھ ہاری کمیٹی کے مرکزی صدر کامریڈ سمر حیدر جتوئی نے کہا کہ کامریڈ صوبھو جیسے کردار سندھ میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں. ٹیگور نے کہا تھا کہ سندھ کے لال قلندر صوبھو نے سندھ کے غریب کسانوں اور بابائے سندھ کامریڈ حیدر بخش جتوئی کے ساتھ جدوجہد کی تھی. انہوں نے کہا کہ کامریڈ صوبھو جیسے کردار سندھ کے اصل تاریخ ہے. سندھ کو ایسے ہیرو پر ہمیشہ فخر ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ کامریڈ صوبھو کو کبھی نہیں بھول سکتا. انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام دریا سندھ پر 6 کینال کبھی قبول نہیں کریں گے. وفاقی حکومت اور سندھ حکومت نے نہروں کا فیصلہ واپس نہ لیا تو سندھ کے عوام بھرپور مزاحمت کریں گے. انہوں نے کہا کہ گرین پاکستان اسکیم کے نام پر ملٹی نیشنل کمپنیوں کو زمین دینے کے فیصلے کو کبھی قبول نہیں کریں گے. حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے خزانچی، صحافی، کالم نگار اور شاعر جانی خاسکیلی نے کہا کہ کامریڈ صوبھو گیان چندانی دھرتی کے عظیم انسان تھے. انہوں نے اپنی ساری زندگی سندھ کے لوگوں کے لیے جدوجہد کرتے گزاری. کامریڈ صوبھو رابندر ناتھ ٹیگور کے شاگرد تھے جن پر ٹیگور کو فخر تھا. انہوں نے کہا کہ سندھ کے لوگ دریا سندھ پر بڑھنے والی نہروں کو مسترد کر چکے ہیں. کامریڈ ابداج پنور نے کہا کہ کامریڈ صوبھو ہاری حقدار جدوجہد کے عظیم کردار تھے جنہوں نے ساری زندگی نظریاتی سیاست کی. انہوں نے کہا کہ آج سندھ کو صوبھو جیسے کرداروں کی ضرورت ہے. تقریب سے کامریڈ محبوب حیدر اور دیگر نے بھی خطاب کیا. تقریب میں کامریڈ آزاد عالم لاشاری، جبار باغی، قاضی شبیر احمد، کامریڈ یاسین اور دیگر موجود تھے. میرپور بٹورو میں جاتی چوک کے قریب ملزمان نے کلہاڑیوں کے وار کر کے ایس ٹی پی کے مقامی رہنما حسین رند کو قتل کر دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کی تحقیقات کی جا رہی ہے. سرمد اکیڈمی جیکم آباد سندھ کی زیر اہتمام سندھی اور اردو کے مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار تسلیم بروہی کے افسانوی کتاب 3 لفظ کی تقریب رونمائی جیکم آباد کے مقامی ہوٹل میں ہوئی. اس کی صدارت سندھی زبان کے محقق پروفیسر ڈاکٹر غلام نبی سدھایو نے کی. صدارتی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کہانیوں کے پلاٹ، کردار اور موضوعات پختہ ہیں. فکشن میں بے شمار اصطلاحات ہیں جن میں کافکا کے افسانے، جینیس اور آفاقی موضوعات شامل ہیں. 3 لفظوں کی کہانی سندھ کی کہانی ہے. 3 لفظ کتاب کی مصنفہ اور ناول نگار تسلیم بروہی نے کہا کہ میں نے اس معاشرے میں خواتین کو طاقتور بنانے کے لیے عملی اور شعوری کوشش کی ہے. میری کہانیوں کے کردار سندھی معاشرے کے وہ کردار ہیں جن کے ساتھ زندگی کا گہرا تعلق ہے. سندھی زبان کے افسانہ نگار، مشہور فلیش فکشن رائٹر اور سرمد اکیڈمی کے چیئرمین پروفیسر عزیز کاسمانی نے کہا کہ افسانے سندھ کی رسم رواج سمیت سندھ کی خواتین کے اہم مسائل پر لکھے ہوئے ہیں. اس مصنفانہ ادب کے سمندر میں پتھر پھینک کر ایک لہر پیدا کر دی ہے. تسلیم بروہی ضلع جیکم آباد کی خواتین کہانی نویسوں میں سے سب سے کم عمر فلیش فکشن کی سمجھدار مصنفہ ہیں. تقریب میں انتظار چلگری نے تسلیم بروہی کی کہانیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے حقوق پر کہانیوں اور شاعری میں ہمارے شہر کی خدمات فراموش کرنے جیسی نہیں ہیں. سندھی ادبی سنگت جیکم آباد شاخ کے سیکرٹری کامریڈ گل مستوئی نے کہا کہ تسلیم بروہی کتابیں لکھ کر پدرانہ معاشرے کو بدلنے میں سب سے آگے رہی ہیں. اس نے کہانی فکشن کے ساتھ لکھنا شروع کی. ادیب اور معروف نقاد سمرو شبیر نے کہا کہ سندھ کی علمی، ادبی اور سیاسی تحریکوں میں جیکم آباد کا بڑا کردار رہا ہے. تسلیم بروہی کی کہانیوں کا تعلق جدید ادب کے ادبی نظریات سے ہے.
प्रोफेसर अल्ताफ गोहर पेचोहा ने कहा कि तस्लीम बिरोही सिंध का असल दरावड़ी कबीले और सिंध के फ्लैश फिक्शन का हुस्न है। पीपल्स पार्टी का जिला सदर डॉक्टर फरखुंदा ने कहा कि लिखारी अपनी कौम में शोर पैदा करते हैं। सरदार अब्दुल गफ्फार तहीम, प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ पठान, प्रोफेसर सफिया सुल्ताना मुगल, जकिया अबड़ो, दुआ बिरोही, नासिर बिरोही, हसन पनिहार, जानी जान मोहम्मद, अब्दुल गफ्फार उमरानी, नेमत नाथ, मोहसिन रहीम सुमरू, JS चांडियो, लाल मोहम्मद बिरोही, शौकत कुरैशी, खालिदा बिरोही, जीनत बिरोही, रब रखियो बिरोही और असलम आज़ाद मेहर ने शिरकत की, जबकि हसन पनिहार ने किताब पर नज़में पेश करके दाद हासिल की। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने चौथे आलमी अवार्ड यौम इंसानी हकों के लिए बीबर्ग बलोच की नामजदगी का ऐलान करते हुए कहा कि ये नामजदगी उनकी गैर मुतज़लज़ल अज़म और इंसानी हकों के लिए अनथक जिद्दोजहद को तस्लीम करती है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस बार इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड के लिए बलूचिस्तान से 3 लोग मुंतखब हुए और 14 लोग अपने शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मुंतखब हुए, जिनमें बीबर्ग बलोच, फातिमा नंगियाल और नादर गुल बड़ीच, अक्सा मीरवानी, सालार खान काकड़, मेहरहानी बलोच, सदफ गुल बलोच, प्रोफेसर शैला न्याज मिंदुरानी, वजीर मोहम्मद हसना, सलमा खान, फौजिया खान, रिदा कंवल मौजूद हैं। याद रहे 2022 में डॉक्टर महारंग बलोच और हीर बया कलंदरानी को इस अवार्ड से नवाजा गया था। बलोच यकशहती कमेटी ने आलमी इंसानी हकूक़ के दिन की मुनासबत से जारी एक एलामिया में कहा है कि बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ, जुल्म और नस्ल कशी जैसे अलमनाक और तशवीशनाक मसले हैं जो कि इंसानी हकूक़ के खिलाफ हैं और ये मजालिम की दहाइयों से जारी हैं। ये मसाइल न सिर्फ मकामी अफराद की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं बल्कि खत्ते में अदम इस्तेहकाम और नाइंसाफ़ी को भी बढ़ा रहे हैं। 10 दिसंबर को बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों पर होने वाले मुजाहरे और प्रोग्रामों पर उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो अपने हकूक़ के लिए मुजाहरों में शरीक होने के लिए 10 दिसंबर को कोयटा प्रेस क्लब में होने वाले सेमिनार में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएं। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से रवां साल 6 अगस्त को जबरी तौर पर लापता गुलाम नबी वल्द हाजी नूर अहमद सातकजई और नईम वल्द गुलजार सातकजई सकना गाजी कोयटा बाजियाब होकर अपने घरों को पहुंच गए। मज़कूरा दोनों अफराद को इलाकानों में मजदूरी करते थे जिन्हें जबरी तौर पर लापता किया गया था। सदफ अमीर बलोच ने कहा है कि मेरे वालिद अमीर बख्श बलोच को 4 अगस्त 2014 को कलांच से जबरी तौर पर लापता किया गया था और वो आज तक लापता हैं। उनकी गुमशुदगी ने हमारे ख़ानदान की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। हम न सिर्फ उनकी जुदाई के गम में मुब्तला हैं बल्कि उस जुल्म ने हमें हमारी तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ से भी महरूम कर दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम स्कूल नहीं जा सकते, आम जिंदगी नहीं गुजार सकते और हर दिन दर्द और अज़ियत में गुजरता है। मेरे वालिद की गुमशुदगी एक ऐसा ज़ख्म है जो वक्त के साथ और गहरा हो रहा है। उनके लापता होने के बाद हमारा ख़ानदान एक लम्हे के लिए भी सुकून में नहीं रह सका। न सिर्फ हम उनकी तलाश में हैं बल्कि हमें हर रोज़ इस बात का खौफ भी है कि हमें ये भी मालूम है कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। बिल्कुल भी इस तरह सा कुछ भी मालूम नहीं और कब तक इस अज़ियत में मुब्तला रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का मंसूबा तैयार कर लिए जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। ज़रा का कहना है कि काबीना की मंजूरी के बाद PTI के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया जाएगा। मंसूबे के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में ट्रायल चलाने की तैयारी की जा रही है। ज़रा ने बताया कि इमरान खान पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात हैं, जबकि FIA साइबर क्राइम विंग ने बानी PTI के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। शाम के सदर बशार अल असद 24 साल इक़्तिदार के खात्मे पर मुल्क से फरार हो गए। तैयारा हादसे में हलाक होने का शुबा ज़ाहिर। बरतानवी खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक शामी फौज की कमान ने अफसरान को मुतला किया है कि बागियों के हमले के बाद सदर बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म हो गई है। शामी बागियों का कहना है कि दमिश्क अब असद से आज़ाद है। फौज के 2 सीनियर अफसरान ने राइटर्स को बताया कि इससे कबल बशार अल असद इतवार के रोज़ दमिश्क से किसी नामालूम मकाम के लिए रवाना हो गए थे क्योंकि बागियों ने दावा किया था कि वो दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए हैं और फौज की तैनाती का कोई इशारा नहीं मिला है। यानी शाहिदीन का कहना है कि हज़ारों अफराद गाड़ियों और पैदल दमिश्क के एक मरकजी चौक पर जमा हुए और हाथ हिलाकर आज़ादी के नारे लगाए।
बागियों का कहना था कि हम शामी अवाम के साथ अपनी कैदियों की रिहाई और उनकी जंजीरें टूटने की खबर पर जश्न मनाते हैं और सिदनिया जेल में नाइंसाफी के दौर के खात्मे का ऐलान करते हैं। शामी बागियों ने दारुल हुकूमत दमश्क पर कब्जे की सरकारी टीवी से अपना पहला बयान जारी कर दिया, जिसमें आम लिबास में मलबूस एक शख्स ने कहा, दमश्क शहर आज़ाद करा लिया गया है। उन्होंने कहा कि जालिम बशार अल असद का तख्ता उलट दिया गया। दमश्क की जेल से तमाम कैदियों को रिहा कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे तमाम जंगजू और शहरी रियासत शाम के अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल करें। शाम जिंदाबाद। शाम के सदर बशार अल असद दमश्क से बजरिया परवाज फरार हुए थे। उनके तैयारे ने रेडार से गायब होने से कबल एक गैर मामूली रास्ता इख्तियार किया था। तैयार ने इब्तदाई तौर पर शाम के साहिली इलाके की जानिब रुख किया, जो बशार अल असद के अलवी फ़िरक़े का गढ़ है, लेकिन फिर अचानक मोड़ लिया और कई मिनट तक मुखालिफ सिमत में परवाज करते हुए रेडार से गायब हो गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जल्द से जुलूस और रैलियों पर पाबंदी से मुतल्लिक़ मुतनाज़ा सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJA-AC और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मुतनाज़ा सदारती ऑर्डिनेंस वापस लेने का ऐलान कर दिया। हुकूमत की जानिब से सदारती ऑर्डिनेंस वापस लेने से मुतल्लिक़ नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अवामी एक्शन कमेटी ने एक बयान में हुकूमत से मुआहदा तय पाने के बाद एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तमाम असीरान को रिहा कर दिया गया है और सहब आरिफ की मुलाजमत बहाल कर दी गई, जबकि तसादम के दौरान जख्मियों को मुआवजा दिया जाएगा। याद रहे, सिविल सोसाइटी के इत्तेहाद जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत को अपने 2 मुतालबात मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस की मनसूखी और 14 ज़ेर हिरासत कारकुनों की गैर मशरूत रिहाई की मंजूरी के लिए डेड लाइन दी थी। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तजज़िये और तबसरे। सिंधी सकाफ़त का दिन के उन्वान से जाहिदा हिन्ना ने लिखा, सिंध की सकाफ़त न सिर्फ एक तारीख़ी विरसा है बल्कि एक ज़िंदा रिवायत है जो माजी की गवाही देने के साथ साथ हाल और मुस्तक़बिल के लिए भी रहनुमाई फराहम करती है। सिंध सकाफ़त का दिन जो हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इस खित्ते की कदीम और अजीम तहजीब, ज़िबान, लिबास, रस्म व रिवाज और मज़ाहमती रिवायत को जश्न की सूरत में पेश करता है। ये दिन सिंध के अवाम के लिए अपने सकाफ़ती विरसे का फ़ख्र करने का मौका होता है, जिसके ज़रिए वो अपने तारीख़ी विरसे, शनाख्त और रिवायात का अहदा करते हैं। सिंध सकाफ़त का दिन न सिर्फ इस खित्ते की शनाख्त का मज़हर है बल्कि ये आलमी सतह पर सिंध की तहजीब को उजागर करने का भी एक ज़रिया है। सिंध की सरजमीन हज़ारों साल पुरानी तहजीबों का मरकज़ रही है। यहाँ की तारीख़ में वो तमाम अज्जा शामिल हैं जो इंसानी तरक्की और तहजीब के आगाज़ का सबूत हैं। सिंध की सरजमीन पर दरियाए सिंध की तहजीब, इंडस वैली सिविलाइजेशन का आगाज़ तकरीबन 5000 साल कबल हुआ, जो न सिर्फ दुनिया की सबसे कदीम तहजीबों में से एक थी बल्कि यहाँ के लोग एक तरक्की याफ्ता समाज, इक़्तिसादी और फ़नून के एतबार से बहुत आगे थे। इस तहजीब की शहादतें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से अहम आसार में मिलती हैं, जहाँ आला मयार के शहरों, सड़कों, निज़ाम हुकूमत और फ़नून लतीफ़ा की झलकियाँ नज़र आती हैं। सिंध की सकाफ़त में मजहबी, लसानी और तहजीबी तनों की झलक दिखाई देती है। मुख्तलिफ अदवार में यहाँ ईरानी, यूनानी, अरबी, तुर्क, मुग़ल और बरतानवी हुक्मरानों की हुकूमतें रही हैं, जिन्होंने इस खित्ते की सकाफ़त और रिवायत पर अपने असरात मरतब किए। इस तनों का असर सिंध के अदब, ज़िबान, मौसीकी, लिबास, दस्तकारी और खानों में वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। सिंध की सकाफ़त ने हर दौर में अपने माजी को अपने मुस्तक़बिल के लिए महफूज रखा और इसकी शनाख्त को बरकरार रखा।
यकम दिसंबर का दिन जो कि सिंध सकाफत का दिन कहलाता है, एक अहम सकाफती जश्न है जो सिंध की मिट्टी और लोगों के जुर्रतमंदाना और पुरअज़्म विरसे को उजागर करता है। इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ सिंध की तारीख और सकाफत को याद करना नहीं, बल्कि सिंध के अवाम की मज़ाहमत, कुर्बानियों और ख़ुद मुख्तियारी की अहमियत को तस्लीम करना भी है। सिंध सकाफत का दिन एक मौका फराहम करता है जब लोग अपनी सकाफती जड़ों को समझकर उन पर फ़ख्र करते हैं और दुनिया भर में अपनी सकाफत का प्रचार करते हैं। सिंध की सकाफत का दिन सिर्फ उसकी खूबसूरत ज़बान, लिबास और फ़नून का जश्न नहीं, बल्कि उस दिन का एक अहम पहलू सिंध की मज़ाहमती तारीख़ का अहाता करना भी है। सिंध की सरजमीन हमेशा से जुल्म, नाइंसाफ़ी और साम्राज्यी कुव्वतों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का मरकज़ रही है। राजा दाहिर, मारवी, उबैदुल्ला सिंधी और दीगर मज़ाहमती रहनुमा सिंध की तारीख़ का हिस्सा हैं, जिन्होंने अपने असूलों और अपनी ज़मीन के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की। इन रहनुमाओं की कुर्बानियाँ सिंध के अवाम के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगी। राजा दाहिर का किरदार सिंध के तारीख़ में एक संगे मील की हैसियत रखता है। 711 ईस्वी में राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौजों की जंग लड़ी गई थी। मारवी की कहानी भी सिंध की मज़ाहमत की एक अहम मिसाल है। मारवी एक देहाती लड़की थी जिसे उमर सुमरो ने कैद कर लिया था। उसने अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी थी और सिंध की ख़वातीन के हौसले और अज़म की अलामत बन गई। इस कहानी ने सिंध के अवाम को ये सिखाया कि आज़ादी और इज़्ज़त की कीमत कभी कम नहीं होती और हमें अपनी शनाख्त और अपनी ज़मीन के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। उबैदुल्ला सिंधी भी सिंध के अजीम रहनुमाओं में शामिल हैं, जिन्होंने बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की और आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की। उन्होंने पूरे बरसग़ीर के मज़लूम अवाम के हक़ूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की और अपनी कोशिशों के ज़रिए एक नई सियासी और समाजी हकीकत की बुनियाद रखी। उनकी ज़िंदगी इस बात का गमाज़ है कि मज़ाहमत सिर्फ ताकतवर दुश्मनों के ख़िलाफ़ नहीं होती, बल्कि जुल्म, नाइंसाफ़ी और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ भी एक मुस्तकिल जिद्दोजहद है। सिंधी ज़बान का अदब बहुत कदीम और जानदार है। सिंध के मशहूर शायर जैसे कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिट्टाई और सच्चल सरमस्त ने अपने अशआर में इंसानियत, मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। इन शायरों की शायरी ने न सिर्फ सिंध के अवाम की रूह को जला बख्शी, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को अमन और मोहब्बत का दर्स दिया। सिंधी ज़बान में शायरी, नग़मे और कहानियाँ आम तौर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी, कुदरती जमाल और इंसानी इक़दार पर मबनी होती हैं, जो सिंध के अवाम की रूहानियत और इंसान दोस्ती को ज़ाहिर करती हैं। सिंध के सूफ़ी बुज़ुर्ग ने अपनी शायरी के ज़रिए मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी का पैगाम दिया, जो आज भी सिंध के हर दिल में ज़िंदा है। सिंधी सकाफ़त के दिन की एक और अहम अलामत सिंध का रिवायती लिबास है। सिंधी टोपी और अजरक का लिबास सिंध के लोगों की पहचान है। ये न सिर्फ खूबसूरती और फ़नी महारत का नमूना है, बल्कि सिंध के अवाम की तारीख़, सकाफ़त और फ़ितरी जमालियात का भी अक्कास है। सिंध की दस्तकारी जैसे कि खाटी, खेस और चप्पल की कारीगरी भी अपनी नौइयत की मुनफरद है और दुनिया भर में पसंद की जाती है। 1 दिसंबर को सिंध सकाफ़त का दिन मनाना सिर्फ एक सकाफ़ती तकरीब नहीं, बल्कि एक पैगाम है जो हमें अपने विरसे, सकाफ़त और मज़ाहमती तारीख़ से जुड़ने की याद दिलाता है। इस दिन को मनाते हुए हम अपने अजीम माज़ी को याद करते हैं और इसकी अहमियत को तस्लीम करते हैं, ताकि हम अपनी सकाफ़त, तारीख़ और जड़ों को मज़बूत महफूज रख सकें। ये दिन हमें ये भी सिखाता है कि सकाफ़ती विरसा महज माजी की याद नहीं, बल्कि हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद है। इस दिन का जश्न मनाना हमारे लिए एक मौका है कि हम अपनी ज़मीन, अपनी ज़बान
اور اپنے ثقافتی ورثے کا احترام کریں اور اسے آنے والی نسلوں تک منتقل کریں تاکہ یہ ہمیشہ زندہ رہے۔ ڈاکو ہمارے عہد کے عنوان سے ریحان خان نے لکھا۔ ایک زمانہ تھا کہ ڈاکو لوگوں کی نظروں سے دور پہاڑوں اور غاروں میں رہتے تھے۔ لوگوں پر ڈاکوؤں کا ایسا خوف طاری رہتا کہ شام کے وقت گھروں سے باہر نہ نکلتے، بلکہ اپنے بچوں کو ان ڈاکوؤں کا نام لے کر ڈرایا کرتے تھے۔ مگر ہمارے عہد کے ڈاکو نہ صرف اپنے موبائل فون سے اپنی تصویریں اور جدید اسلحے سے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے بے دھڑک اپنی ویڈیوز بنواتے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پر اپنے کارنامے فخر سے شیئر بھی کرتے ہیں۔ کچے کے ایک ڈاکو نے تو اپنا یوٹیوب چینل بنا کر اسے لائک کرنے کی استدعا بھی کر دی ہے، جس کے بعد گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کچھ عرصہ قبل کچے کے ڈاکوؤں اور ان کے بچوں کو IT کورس کرانے کی پیشکش بے سود دکھائی دیتی ہے۔ پولیس اور کچے کے ڈاکوؤں کا برسوں سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سندھ اور پنجاب کی سرحد پر کچے کا علاقہ پولیس کے لیے علاقہ غیر جبکہ ڈاکوؤں کی جنت کہلاتا ہے۔ ہر تھوڑے عرصے بعد ڈاکوؤں کے کسی بڑے کارنامے کے بعد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آتے ہیں، کچھ کارروائیاں بھی ہوتی ہیں اور پھر معاملے پر مٹی ڈال کر ڈاکوؤں کے اگلے کسی بڑے کارنامے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ دنوں پنجاب کے کچے کے علاقے کچماچکا میں پیش آیا، جہاں ڈاکو نے پولیس پر حملہ کیا اور 12 اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ پنجاب پولیس نے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی اور الٹا صادق آباد پولیس کو اپنے مغوی اہلکار کی بازیابی کے لیے ڈاکوؤں سے ڈیل کرنا پڑی۔ پولیس نے قتل کے جرم میں سزا یافتہ جبا لولائی کو جیل سے رہا کیا تو ڈاکو نے مغوی پولیس اہلکار کو چھوڑا۔ ڈاکوؤں کی اس بڑی کارروائی پر جب پولیس ان کی سرکوبی کے لیے عملی طور پر کچھ نہ کر سکی تو ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے تک بڑھا دی۔ لیکن اس فہرست میں شامل نمبر 1 ڈاکو شاہد لند کو ایسا اعتراض ہوا کہ اس نے براہ راست محکمہ داخلہ پنجاب کو فون کھڑکا ڈالا۔ پہلے یہ شکوہ کیا کہ میرا تو پولیس اہلکاروں کے قتل سے کوئی تعلق نہیں، تو میرا نام اس فہرست میں کیوں شامل کیا؟ جنہوں نے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ان میں سے کسی کا نام اس فہرست میں موجود ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی مذکورہ ڈاکو نے محکمہ داخلہ کے فون ریسیو کرنے والے اہلکار کو مفت مشورہ بھی دے دیا۔ ابھی عوام ڈاکو کی اس دیدہ دلیری سے ہی محظوظ ہو رہے تھے کہ کچے کے ایک اور ڈاکو یار محمد لنڈ بلوچ نے اس سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اپنا یوٹیوب چینل لانچ کر دیا اور صارفین سے اس کو لائک اور سبسکرائب کرنے کی جرأت مندانہ فرمائش بھی کر دی۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ سوشل میڈیا صارفین محظوظ ہو رہے ہوں گے تو کئی نے تو توبہ استغفار پڑھتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ اب یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ ڈاکو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوں گے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کیا ہوگا؟ بات تو ہو رہی تھی کچے کے ڈاکوؤں کی، تو یہ کوئی 1-2 سال پرانا قصہ نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، جس میں گزرتے وقت اور سوشل میڈیا کی وجہ سے خاصی ترقی بھی ہو گئی ہے۔ اب تو ڈاکو ہنی ٹریپ کے اتنے ماہر ہو چکے ہیں کہ بزرگوں کو بھی دوسری شادی کا جھانسا دے کر پھنسا لیتے ہیں۔ ایسے بزرگ یہ کہنا بھول جاتے ہیں کہ کوئی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ میڈیا پر یہ خبریں بھی آئیں کہ کچے کے یہ ڈاکو پکے کے وارداتیے ہیں جو جدید ترین اسلحہ رکھتے ہیں، جبکہ ان کی سرکوبی کے لیے جن پولیس ٹیموں کو بھیجا جاتا ہے انہوں نے تو یہ جدید ہتھیار صرف ویڈیوز میں دیکھے ہوتے ہیں۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ ان کی سرکوبی اس لیے نہیں ہوتی کہ انہیں بااثر افراد کے علاوہ خود پولیس میں شامل کالی بھیڑوں کی سرپرستی اور بھرپور معاونت حاصل ہوتی ہے۔ سیاست میں بھی ڈاکو اور چور کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور مخالفین کو لتاڑنے کے لیے اسی لفظ کو استعمال بنایا جاتا ہے۔ حال ہی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے تو تنقید کرتے ہوئے یہ تک کہہ ڈالا کہ یہ کچے کے ڈاکوؤں کو گولی مارتے ہیں
मगर पक्के के डाकुओं को कुर्सियों पर बिठाते हैं। अब पीटीआई रहनुमा का ये इशारा किस तरफ था, ये तो अहल सियासत ही जाने। हम तो सीधे से कच्चे के डाकुओं की तरफ आते हैं। 1967 में पाकिस्तान में मोहम्मद खान डाकू बहुत मशहूर हुआ था। उस पर कत्ल और डकैती के 40 से ज़ायद मुकदमात कायम थे और 6 बार सजाए मौत सुनाई गई। मोहम्मद खान को उस दौर में वादी सोन का राहन हड भी कहा गया था। ये 7 बरस तक अपने इलाके में दहशत और खौफ की अलामत बना रहा, लेकिन मफरूर करार दिए जाने के बावजूद खुली और मुतवाज़ी कचहरियाँ लगाता था। अपने मुखालफिन और मुखबरों को कत्ल और नाक और कान कटवाने जैसी बदतरीन सजाएं देता था। अब यही कुछ कच्चे के डाकू भी कर रहे हैं कि हनी ट्रैप के ज़रिए नौजवान बुजुर्गों को भी दूसरी शादी का झांसा देकर लूट लेते हैं। कुछ तो गाड़ियों और जानवरों को सस्ती फरोख्त का लालच देकर अपनी जाल में फंसाया जाता है और फिर उन पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके उनके रिश्तेदारों को भेजकर भारी तावान का मुतालबा किया जाता है। वैसे तो अब कच्चे के डाकुओं का कराची समेत कुछ शहरी इलाकों में ग्रुप बनाकर वारदातें करने का भी इंकशाफ हुआ है, लेकिन अपने दिलों पर हाथ रखकर कहें कि क्या सिर्फ कच्चे के डाकुओं ही कसूरवार हैं। अवाम को तो 4 जानिब से लूटा जा रहा है, लेकिन बेचारे अवाम है कि लब सीकर न जाने किस आस में बैठे हुए हैं। शायद वो भी किसी ऐसे डाकूनुमा हीरो का इंतज़ार कर रहे हैं जो उन्हें जुल्म से निजात दिलाए और बाकी सारे डाकुओं की छुट्टी कर दे। अगर यही बात है तो फिर ख्वाब देखते रहें कि ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं। लोगों को पढ़ने की आज़ादी दो के उन्वान से अलम निगार ने लिखा। अच्छी भली दुनिया चल रही थी। अगर कोई किताब लिख देता तो उसे हाथ से नकल करने में अगर साल नहीं तो कई महीने ज़रूर लगते थे। अगर कोई किताब लिख भी दे तो उसे कौन नकल करे और ये नुस्खा कितने लोग पढ़ लेंगे। किसी अमीर या नवाब को तौफीक होती थी कि अपनी लाइब्रेरी बनाए और उससे इस्तेफादा करने के लिए भी सिफारिश दरकार होती थी। इतने पुरसुकून माहौल में लगभग 1450 में गुटेनबर्ग नामी शख्स को खुदा जाने क्या सूझी कि उसने प्रिंटिंग प्रेस ईजाद किया और उसके ज़रिए 1454 में बाइबल शाया की गई। शुरू में तो चर्च के अमायदीन खुश हुए क्योंकि मुक़द्दस बाइबल शाया हुई थी, लेकिन उसके बाद की दिहाइयों में तो गोया एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा हो गया। जिसको देखो कलम घसीट कर किताब लिख रहा है और हर किस और नाकस किताब पढ़कर अपने आप को अल्लामा समझ रहा है। पॉप लियो X ने 1515 में ये इरादा किया कि रोम में चर्च के मरकज़ वेटिकन की तामीर नो करें, तो उसके लिए माली वसाइल मुहैया करने के लिए ये रास्ता अपनाया गया कि जो मतलूबा रकम मुहैया करेगा उसे गुनाहों की माफ़ी का एक परवाना दिया जाएगा। उसे इंडल्जेंसेस भी कहा जाता था। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनबर्ग के एक प्रोफेसर और राहिब मार्टिन लूथर को उससे इख्तलाफ हुआ, तो उसने 95 थीसिस लिखकर शहर के चर्चों के बाहर आवेज़ा कर दिया और ये मकाला प्रेस से शाया होकर जंगल में आग की तरह फैल गया। नतीजा ये निकला कि मगरबी यूरोप में चर्च तकसीम हो गया। पहले बाइबल सिर्फ लातिनी ज़बान में मौजूद थी। आम आदमी तो दरकनार पढ़े लिखे अशखास में से भी कोई उसे पढ़ सकता था, इसलिए मजहबी रहनुमाई के लिए चर्च का मरहून मिन्नत होना पड़ता था। अगर कोई बाइबल का किसी आम फहम ज़बान में तर्जुमा करता तो उसे गायब करना आसान होता कि कहीं ऐसा ना हो कि हर एरा गैरा उसको पढ़कर बहस शुरू कर दे। लेकिन प्रेस की ईजाद के बाद ये काम आसान नहीं रहा। चुनाचे जब इंग्लिस्तान के विलियम टैंडेल ने बाइबल का अंग्रेज़ी में तर्जुमा शुरू किया तो चर्च को उसके ख्यालात का अंदाज़ा था। एक राहिब ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि चर्च के अमायदीन की अताअत ज़रूरी है, तो उसने वो मशहूर जुमला कहा कि अगर खुदा ने मुझे कुछ सालों की ज़िंदगी दी तो मैं ऐसा बंदोबस्त करूँगा कि खेतों में हल चलाने वाले लड़के को तुम्हारे से ज़्यादा इन साहिफ का इल्म होगा।
बाइबल का अंग्रेज़ी तर्जुमा करने के लिए उसे यूरोप मुंतकिल होना पड़ा। उसके तर्जुमे पर तो पाबंदी लगी, मगर उसके अलावा 1536 में उसका गला घोंट कर उसकी लाश को सूली पर जलाया गया। मुसन्निफ का गला घोंटना आसान था, लेकिन उसका तर्जुमा फैलता रहा। रोज़ रोज़ की झंझट से तंग आकर चर्च ने एक फहरिस्त जारी की कि इन कुतुब को पढ़ना ममनू करार दिया जाता है। इतनी लंबी तमहीद का मकसद क्या है? मजहबी रिसाला अल एहतिसाम का 29 नवंबर का शुमारा मुलाहिजा फरमाएं। उसमें एक मज़मून शाया हुआ है जिसका उन्वान मुस्तशरिक़ीन से इल्मी इस्तिफ़ादा है। इस मज़मून में ये नज़रिया पेश किया गया कि कम्युनिज़म, सोशलिज़म, फेमिनिज़म, ह्यूमनिज़म, हिंदू मत, बुद्ध मत, कन्फ्यूशियनिज़म की कुतुब का मुताला हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये मुताला गुमराही की तरफ ले जाएगा और मजहबी अमूर की तरफ तवज्जो कम हो जाएगी। बल्कि इससे बढ़कर आखिर में ये नज़रिया पेश किया गया है कि मुसलमानों को हलाक करने के लिए ये किताबें फैलाई जा रही हैं। इसलिए मुश्तरी होशियार बाश साहिबो, किस दौर में जी रहे हो? जिन तहरीरों में सिर्फ गंद या तशद्दुद की तालीम हो, उसे पढ़ना तो कोई शरीफ इंसान पसंद नहीं करता। लेकिन किसी ख़ास नज़रिया या मसलक की कुतुब को इस तरह शजराए ममनुआ करार देने से क्या नतीजा हासिल होगा? कभी तारीख़ में इस तरह के इक़दामात ने मिस्बत नताइज पैदा किए हैं? दलील का जवाब दलील से दिया जाता है। सिर्फ ये कहने से ये पढ़ो और ये न पढ़ो कोई ज़ील पोश किसी नुक्ता नज़र का कायल नहीं हो सकता। अलबत्ता ये ख्याल ज़रूर कर सकता है कि उन्हें अपने मौक़े पर ख़ुद एतमाद नहीं है। लोगों को ये तहरीरें पढ़कर ख़ुद ही किसी नतीजे पर पहुँचने की आज़ादी दो। सोच का गला न घोंटो। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। याद रखें, आज़ादी का पौधा जवानों के खून से सैराब होकर परवरिश पाता है। इनकलाब कमज़र्फ़ लोगों का काम नहीं। साथ सलामत। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन।